आज का हमारा टॉपिक है फ्लोएम में स्थानांतरण की क्रिया, जो कि निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। सबसे पहला होता है चालनी नलिकाओं की जो संरचना होती है वह इसकी सक्रिय कोशिका द्रव और पी प्रोटीन तथा चालनी पट पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी है स्थानांतरण की दर। तीसरा है एक ही समय विभिन्न दिशाओं में स्थानांतरण होना। चौथा है पर्ण की जो मेसोफिल्स से लीफ की लघु शिराओं की चालनी नलिकाओं में स्वांगी कारकों का स्थानांतरण। इस पूरी प्रक्रिया को फ्लोएम लोडिंग कहा जाता है। पांचवी प्रक्रिया का इसका भाग है चालनी नलिकाओं से लक्ष्य कोशिकाओं अर्थात टारगेट सेल तक स्वांगी कारकों का स्थानांतरण। इसे फ्लोएम अनलोडिंग प्रोसेस कहा जाता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर दो टिश्यूज़ काम करते हैं। ज़्यादातर ये फंक्शन जो है वो फ्लोएम सेल्स के अंदर होता है। फ्लोएम के जो भाग होते हैं वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं उनका भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये प्रोसेस दो प्रक्रियाओं के अंदर शुरू होता है। सबसे पहला जो है यहाँ पर इंक्रीज वाटर पोटेंशियल लीफ जब फोटोसिंथेसिस करती है और ये जो प्रक्रिया होती है वो मेसोफिल सेल की बंडल शीथ सेल्स के अंदर होती है। जो लीफ फ्लोएम की जो सपोर्टिंग सेल होती है, सहायक कोशिका होती है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर लोडिंग कहते हैं, जिसमें छोटी सी मध्य शिरा पाई जाती है। ये मध्य शिरा के अंदर इस फूड का निर्माण होता है। जब ये फूड प्रिपेयर हो जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो ये फूड सुक्रोज द्वारा कंपेनियन सेल के द्वारा फ्लोएम पार्ट के अंदर इकट्ठा हो जाता है और चालनी नलिकाओं के द्वारा इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। हाई कंसंट्रेशन या हाई टर्जेट प्रेशर दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण तो जाइलम के अंदर ट्रांसपोरेशंस के कारण जो रूट से वाटर ऊपर की ओर आ रहा है प्लांट्स के अदर पार्ट तक, तो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो वाटर फ्लोएम सेल की सीव ट्यूब्स के अंदर आ जाता है और यहाँ जो हाई कंसंट्रेशन होती है उसको बैलेंस करता है और सुक्रोज के साथ ये घुल जाता है। सुक्रोज प्लस वाटर घुलने के कारण ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूट जाता है। यहाँ से ये फूड सीव ट्यूब्स में से होता हुआ सुक्रोज या जो है वो सिंक सेल तक चला जाता है। सिंक सेल उस कोशिका को कहा जाता है जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसे अनलोडिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा सिंक सेल वो सेल्स होती है जो कि रूट या स्टोरेज का फॉर्म जो है कार्य करती है। इसके अंदर से वाटर वापस निकल जाता है फ्लोएम सेल से और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर हो जाता है और लो प्रेशर करने के लिए यहाँ पर एक चैनल्स का फ्लो होता रहता है। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रक्रिया को प्रेशर फ्लो प्रक्रिया भी
कहा जाता है। इसको हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया के अंदर सोर्स से सिंक की ओर जो मटेरियल होता है, फूड मटेरियल, वो फ्लो होता है, जो कहा जाता है रूट की ओर। दूसरा होता है कि जो भी स्टोरेज फूड होता है, वो स्टोरेज फूड रूट में, स्टेम है या बर्ड्स के अंदर इस प्रक्रिया के द्वारा ही जाता है। यहाँ पर सोर्स सेल्स जो होती हैं, जिनके अंदर फूड का प्रोसीजर हो रहा है, निर्माण होता है, और अतिरिक्त फूड जब बन जाता है तो उसे उन कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उस सेल्स को यहाँ पर सिंक कहा जाता है। ये एक बाईडायरेक्शनल प्रोसेस है, 2 दिशाओं में चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर दोनों दिशाएं हैं कि जब फूड बन रहा है फ्लोएम में, तो फ्लोएम पार्टिकल्स में आता हुआ सोर्स से सिंक में आ जाता है। और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बाई चैनल है। ये यहाँ पर फूड नीचे की ओर आ रहा है, अपर पार्ट से लोअर पार्ट की ओर। जो वाटर है वो लोअर पार्ट से अपर पार्ट की ओर जा रहा है। इस कारण इसे बाई डायरेक्शनल प्रोसेस कहा जाता है। तो ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। इसके अनुसार स्रोत से, यानी कि सोर्स से अपवाहिका यानी सिंक के बीच में एक स्फीत दाब यानी टर्गर प्रेशर बनने से जो लीफ होती हैं, लीफ में बनने वाले कार्बनिक पदार्थ का स्थानांतरण द्रव्य के रूप में हो जाता है। यहाँ पर जो जाइलम में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल का प्रवाह बना रहता है। पत्ती की जो मेसोफिल सेल्स होती है, जो कि बंडल शीथ के चारों ओर पाई जाती है, वहाँ पर सुक्रोज से शुगर का फॉर्मेशन होता है। सोर्स में शुगर का फॉर्मेशन होता है और चालनी नलिकाओं की सह कोशिकाओं में ये आ जाता है, जिसके कारण चालनी नलिका में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और जल विभव घट जाता है, जिसके कारण जाइलम की जो कोशिकाओं से जल परासरण द्वारा चालनी नलिकाओं में आ जाता है। यहाँ पर सोर्स की चालनी नलिका में टर्जिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि शुगर का लोडिंग जो होती है वो सिंक में हो जाता है। सिंक से ये पुनः जल जाइलम में चला जाता है, जिससे कि टर्जिक प्रेशर कम हो जाता है और यह निष्क्रिय स्थानांतरण द्वारा पदार्थों का, इसमें निष्क्रिय पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है। यह 2 दिशाओं में चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें खनिज पदार्थों तथा जल का परिवहन रूट हेयर से एपिब्लेमा व एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल से होता हुआ जाइलम टिश्यूज रूट से स्टेम तक कंटिन्यूस में ये साथ में चलता है। यहाँ पर यह लगातार सकिंग की प्रोसेस होती है लीफ के अंदर, स्टोमेटा पार्ट के अंदर। ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है और ये जल की निरंतरता को बनाए रखती है तथा लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना हुआ भोजन जो है वो सोर्स या शुगर के रूप में बनता है। प्लांट्स की जो रूट्स तक इसको पहुंचाया जाता है, जहां पर इसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार यहाँ पर हम, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहला जो कारक है वह है तापमान। 4 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ट्रांसपोरेशन जो रेट होती है वो इंक्रीज़ होती है और 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है ट्रांसपोरेशन की जो रेट होती है, ट्रांसलोकेशन की जो रेट होती है वो डाउन हो जाती है। इसी प्रकार
यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, सांद्रता, विलेय की सांद्रता जो होती है उसके बारे में। वह मेसोफिल सेल्स जो होती है में फूड के अधिक स्टोर हो जाने पर ट्रांसपोर्टेटिव जो रेट है वो कम हो जाती है, तथा कम स्टोर होने पर, यानी कि स्टोर फूड का कम स्टोरेज होने पर टीआर की रेट बढ़ जाती है, यानी ट्रांसलोकेशन की रेट बढ़ जाती है, स्थानांतरण की दर बढ़ जाती है। तीसरी डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के कम होने पर रूट्स में रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो कम हो जाती है, तथा ट्रांसलोकेशन भी कम हो जाता है। ऑक्सीजन अधिक होने पर रेट ऑफ ट्रांसलोकेशंस बढ़ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो जल है उसकी मात्रा, भोज्य पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं। जब वाटर की अधिकता हो जाती है तो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है, ट्रांसलोकेशन की रेट है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो एज ऑफ प्लांट है ये यंग प्लांट्स के अंदर इंक्रीज़ होती है, जबकि जो ओल्ड प्लांट होते हैं उनके अंदर ये रेट डिक्रीज़ हो जाती है। हार्मोन्स हैं वो भी, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स में ट्रांसलोकेशन रेट इंक्रीज़ होती है। इस प्रकार यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं वो ट्रांसलोकेशंस को, स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिनके कम या अधिक होने पर रेट बढ़ती या घटती है। यह फर्स्ट यूनिट हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर, और आगे हम सेकंड यूनिट कंटिन्यू करेंगे।